जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि प्रश्नों की कुल संख्या इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्न लिए हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है आप देख सकते हैं कि रेलवे के पूरे एग्जाम, रेलवे एएलपी टेक, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ जो 2025 में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इनके अलावा जिन जिन परीक्षाओं में जनरल साइंस से प्रश्न पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों ये हमारा अम्ल क्षार और लवण का पहला वीडियो है, तो इस वीडियो में कुछ बेसिक बेसिक बातें चलेंगी, यानी कि धीरे धीरे हम लोग दूसरे तीसरे वीडियो में एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में कुछ बेसिक चीजें हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है और हम लोग 10-10 प्रश्न यानी कि 30 प्रश्न कुल है। 10 प्रश्न अम्ल, 10 प्रश्न क्षार और 10 प्रश्न लवण से लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से, एक मिनट, देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से अम्ल है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अम्ल है प्राकृतिक रूप से। देखिए ए में दिया है दूध, बी में नींबू और सी में चीनी और डी में पानी दिया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो इसमें से कौन सा चीज है जो खट्टा है, तो वो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, नींबू। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है, नींबू। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। देख रहे हैं 2 नंबर प्रश्न, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों अभी बताए हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और उसमें पूछा था 1 नंबर के में कि प्राकृतिक रूप में, तो देखिए नींबू ये सब जो पौधे होते हैं ये प्राकृतिक रूप में ही पाए जाते हैं और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो इसका आप लोग ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे होंगे कि खट्टा, ए। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, खट्टा। अगला हमारा प्रश्न है कि लिटमस पेपर पर, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिया है कि लिटमस पेपर पर लाल रंग को नीला करने वाला पदार्थ कौन है। यानी कि लिटमस पेपर को कौन सा ऐसा इन 4 ऑप्शनों में पदार्थ है जो लाल रंग को नीला कर देता है। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि हमारा एक ट्रिक होता है अनील, यानी कि अम्ल जो है वो नीला रंग को लाल करता है। ध्यान दीजिएगा, अम्ल नीला को लाल करता है, तो लाल को नीला कौन करेगा, तो क्षार करेगा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा क्षार जो होगा वही आपका आंसर होगा। एक बार और समझिए, ट्रिक होता है अनील, यानी कि अ से अम्ल, अनील, अ से अम्ल, नी से नीला और लाल, ल से लाल। यानी कि अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, तो क्षार करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा HCl, जो कि बहुत ही पावरफुल अम्ल है। और H2SO4 ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल है और NHNO3 ये भी अम्ल है। और लाल रंग को नीला करने वाला पदार्थ जो कौन है, क्षार है। तो आपको सी नंबर में दिख रहा होगा कि NaOH, यह एक प्रकार का क्या है, क्षार है। तो इसीलिए इसका उत्तर आपका सी नंबर हो जाता है, जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक ना, तो अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है। यानी कि इनमें से कौन सा अम्ल जो है प्रबल है, अम्ल है। यानी कि प्रबल अम्ल उसको कहते हैं ऐसे अम्ल या ऐसे अम्ल जो, यानी कि जिनको जल में घोलने पर बहुत ज्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। ऐसे तो आपको जितने भी दिख रहे हैं वो सभी अम्ल है, लेकिन वो कौन सा अम्ल है जिसको जल में घोलेंगे तो H+ आयन की मात्रा अधिक देगा, उसी से हम लोग पता करते हैं कि कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl कहते हैं, जो हमारे पेट में भी पाया जाता है। और दोस्तों इसको माना जाता है कि बहुत प्रबल अम्ल होता है और ये एक ब्लेड जो होता है, पत्ती, उसको गलाने का क्षमता रखता है।
तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका क्या होगा, सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सभी में से प्रबल अम्ल है हमारा। देखिए 5 नंबर हमारा प्रश्न है कि अम्ल जल में घुलने पर क्या उत्पन्न करता है। देखिए अभी हम बताए हैं कि अम्ल कितना प्रबल है कितना दुर्बल है, ये कैसे पता चलता है, जब आप अम्ल को पानी में घुलिएगा जल में, और वो अम्ल जो है H प्लस आयन देता है, और क्षार जो होता है OH माइनस आयन देता है। तो पूछा है कि अम्ल जल में घुलने पर क्या उत्पन्न करता है। तो अभी बताएं कि अम्ल को आप जल में घुलिएगा, जितना अधिका H प्लस आयन देगा तो माना जाएगा कि एकदम सबसे ज्यादा H प्लस आयन दिया तो प्रबल अम्ल हुआ, और कम H प्लस आयन दिया तो दुर्बल अम्ल हुआ। ये नापा जाता है, ठीक ना। या आप लिटमस पत्र से भी चेक कर सकते हैं कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। तो प्रबल दुर्बल छोड़िए, अम्ल प्रबल हो या दुर्बल हो, वो जल में घुलेगा तो H प्लस आयन देगा। आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में H प्लस आयन आपका देगा। H आयन नहीं होगा, H प्लस आयन होगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है 5 नंबर का। अगला प्रश्न है हमारा कि पीएच मान दू पीएच मान दू वाला पदार्थ है, यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका पीएच मान दू होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा नींबू। तो नींबू का जो पीएच मान होता है वह दू होता है। और दोस्तों कई बार आप लोग को देखने को मिलता है परीक्षाओं में कि मान लीजिए पीएच मान बताइए, यहाँ पर दू दिया है, कई जगह ऐसा होता है कि 2.2 दिया रहता है, यानी कि इधर उधर थोड़ा बहुत होता रहता है, उसको आप लोग मैनेज करते चलिए। यानी कि दू है, एग्जैक्ट आपको दू ना देखने को मिले, 2.2 देखने को मिले, तो आप लोग ये मत कहिएगा कि मतलब इसका तो दू होता है, इसमें 2.2 दिया है, दू तो है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन कोनो है ही नहीं, कोनो सही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मतलब इधर उधर होता रहता है, ठीक ना। यानी कि दू या 2.2 वही सेम है। तो पीएच मान दू वाला पदार्थ है नींबू का रस या नींबू का पीएच मान 2 या 2.2 तक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए अगला है कि निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। देखिए जो हम बताए हैं कि इस वीडियो में सभी प्रश्न बेसिक लेवल पे चलेंगे, तो वही है बेसिक है, बताते चलते हैं, और पीछे प्रश्न वो आता जा रहा है, ठीक ना। यानी कि बढ़िया आप लोग अपने से भी हल कर सकते हैं इसको। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका अम्ल टॉपिक, क्षार टॉपिक, लवण टॉपिक से कितने कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दिया है कि निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है, तो जो है हमारा HCl अम्ल, वो हमारा पेट में पाया जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह वही अम्ल है जो ब्लेड यानी कि पत्ती को गलाने का क्षमता रखता है, जो कि हम पीछे बताए हैं, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो आपको देख रहा होगा H2SO4 ऑप्शन नंबर डी में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दिया है H2SO3, ये नहीं होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, ठीक ना। तो 8 नंबर प्रश्न भी हम लोग हल कर चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न है देखिए कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं। यानी कि अम्ल जो होता है वो धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उसमें से क्या निकलता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा हाइड्रोजन। यानी कि किसी भी प्रकार का अम्ल हो, दुर्बल अम्ल हो, प्रबल अम्ल हो, अगर वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए अम्ल होता है, अम्ल को अम्ल है और उसमें आप धातु का टुकड़ा डालिए, उसमें से आपका क्या निकलने लगेगा, हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा। अब बात यह है कि हमको कैसे पता है, तो आप जो हाइड्रोजन गैस है वो पट पट का आवाज करके जलता है, यानी कि वो जलेगा तो पट पट करेगा। तो मान लीजिए एक जार है और पतली नली इस तरफ निकालिए, और उसमें मतलब पहले अम्ल डालिए, धातु का टुकड़ा डालिए और पतली नली निकालिए, और पतली नली के पास आप उष्मा या कुछ
आग जला कर लेके जाएंगे तो उसमें से पट पट करके निकलता है, तो उससे पता चलता है कि ये हमारा हाइड्रोजन अम्ल निकल रहा है। अब ये भी समझ लीजिए कि आप प्रबल अम्ल लेंगे और प्रबल अम्ल और क्रियाशीलता में सबसे अधिक क्रियाशील धातु लेंगे तो ज्यादा मात्रा में आपका जल्दी जल्दी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगर इनमें से कुछ भी इधर उधर हुआ, यानी कि दुर्बल क्षार ले लिए, दुर्बल अम्ल ले लिए या कम क्रियाशील धातु ले लिए, तो आपका हाइड्रोजन की निकलने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी कि बहुत टाइम लेगा, 5 मिनट 10 मिनट का डिले हो जाएगा। लेकिन दोनों प्रबल हो, अम्ल भी प्रबल अम्ल हो और धातु जो हो आपका वो अधिक क्रियाशील धातु हो, तो जल्दी हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक ना। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलता है। कैसे पता चलेगा? तो जब हाइड्रोजन गैस जलता है तो पट पट का आवाज करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछता है कि हाइड्रोजन के ज्वलनशील में किस प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी हल हो गया। अगला है हमारा कि निम्न में से कौन सा अम्ल कमजोर अम्ल है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा अम्ल है, वैसे तो सभी अम्ल है, लेकिन कौन सा अम्ल कमजोर अम्ल है। कमजोर अम्ल मतलब कि जिसको जल में घोलेंगे तो इन सभी से, यानी कि इन सभी के अपेक्षा कम मात्रा में H+ आयन देगा, वही कमजोर अम्ल होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा CH3COOH, यह एक प्रकार का कमजोर अम्ल है। और प्रबल अम्ल का बात करें तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। तो इसमें पूछा है कौन कमजोर अम्ल है, तो कमजोर अम्ल आपका हो जाएगा CH3COOH, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, यानी कि हम लोग जो अम्ल टॉपिक है उससे हम लोग प्रश्न हल कर चुके हैं। अब आपको कहिए कि इसमें तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन था, तो हम शुरू में ही आपको बताए हैं कि देखिए ये शुरुआती भाग है, शुरुआती भाग में कुछ बेसिक बेसिक चीजें चलेंगी। इसके जैसे जैसे वीडियो अगला आता जाएगा आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब अम्ल का पार्ट खत्म होता है पार्ट। अब हमारा आता है, देखते हैं क्या है, क्षार, यानी कि बेस। क्षार टॉपिक से हम लोग सब पढ़ेंगे कि क्षार में क्या क्या है, ठीक ना। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो देखिए अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, और वहीं पर क्षार का स्वाद का बात किया जाए तो क्षार का स्वाद जो होता है आपका कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा, क्षार का स्वाद आपका कड़वा होता है। तो कड़वा आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, यानी कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। इसको याद रखिएगा। अम्ल का स्वाद, ये अम्ल का स्वाद है, अम्ल का स्वाद खट्टा, क्षार का स्वाद कड़वा, और लवण का स्वाद नमकीन टाइप का होता है। जैसे कि आप लोग रोजमर्रा के जीवन में नमक का उपयोग करते हैं तो वह एक प्रकार का लवण है, और उसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन टाइप का होता है, ठीक ना। तो क्षार का स्वाद कैसा होगा, कड़वा, अम्ल का खट्टा, और लवण का नमकीन। इसको याद रखिएगा, ठीक। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि निम्न में से कौन सा क्षार है, यानी कि आपको इसमें दिया है 4 ऑप्शन दिया है और कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक जो है वो क्षार है। तो देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन को देखे होंगे, पढ़े होंगे, जो जो आगे प्रश्न हल किए हैं, तो आप बता देंगे कि कौन सा अम्ल, मतलब इसमें से कौन सा जो है वो क्षार है। देखिए हम लोग देखे हैं कि HCl, H2SO4, CH3COOH और HCl, H2SO4, CH3COOH और HNO3, ऐसा टाइप का कुछ देखे थे। तो वो सब क्या थे, वो सब अम्ल थे। तो ये जो सब तीनों अम्ल हैं, तो बचा कौन, एक ये बचा NaOH, यह एक प्रकार का क्षार है। और किस प्रकार का क्षार है, तो इसको प्रबल क्षार माना जाता है। तो निम्न में से कौन सा एक क्षार है, तो NaOH क्षार है, और बाकी सभी की जो है वो अम्ल है। तो आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला है कि क्षार जल में घुलने पर क्या उत्पन्न करते हैं, यानी कि जब क्षार को जल में घोला जाता है तो क्या उत्पन्न करते हैं। देखिए अम्ल जल में घुलता है तो H+ आयन देता है, और क्षार जल में घुलता है तो OH- आयन देता है। ये आप हल कर लिए होंगे, क्योंकि पहले भी बताए थे कि अम्ल जो होता है जल में घुलता है H+ आयन देता है, क्षार जो होता है जल में घुलता है OH- आयन देता है। और अगर अम्ल जल में घुला और अधिक मात्रा में
H+ दिया तो प्रबल अम्ल हुआ, कम मात्रा में दिया तो दुर्बल अम्ल हुआ। वही सेम धारणा हमारा क्षार में है, यानी कि क्षार जल में घुलता है तो OH- आयन देता है। अगर जल में घुलिएगा OH- आयन अधिक मात्रा में दिया तो यह प्रबल क्षार हुआ, कम मात्रा में दिया तो यह दुर्बल क्षार हुआ। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि लिटमस पेपर पर नीले रंग को लाल करने वाला पदार्थ है। देखिए अभी समझे हैं पीछे भी कि देखिए अम्ल, एक ट्रिक क्या किए थे हम लोग, अनील, यानी कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और उसका उल्टा लाल को नीला करेगा क्षार। तो ये देखिए ये क्या है, अनील, यानी कि नीले लिटमस पत्र को, यानी कि देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कर देने वाले को क्या कहते हैं, अनील, यानी कि यानी कि इनमें से लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल करने वाला पदार्थ है, यानी कि इसमें से एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल है, वही आपका उत्तर होगा। क्योंकि लिटमस पत्र जो है, नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला पदार्थ कौन होता है, अम्ल होता है। तो वही पूछा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, तो अम्ल लाल करेगा। तो NaOH एक प्रकार का क्षार है, अभी पीछे देखे हैं प्रबल क्षार, और KOH ये भी क्षार है, और CaOH2 ये भी क्षार है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्षार होते हैं उनमें OH आपको दिखने को मिलता है, यानी कि आप याद रखिए OH जिसमें है भाई वो क्षार है, और जिसमें केवल H है वो अम्ल होता है। तो देखिए OH 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 ये तीनों क्षार है, और क्षार जो होता है नीला को लाल नहीं करता है, नीला को लाल करता है अम्ल। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा HCl, यह एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, यानी कि लिटमस पेपर को नीले रंग को लाल करने वाला अम्ल HCl अम्ल है। ठीक ना, अम्ल है ये। ठीक, तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षार प्रबल है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा क्षार है जो प्रबल है। देखिए सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को तो आप सभी क्वेश्चन करते चले जाइएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन के आधार पर, यानी कि जो भी क्वेश्चन कराया जाता है उसके इर्द गिर्द पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को भी हल कराया जा रहा है। तो उस प्रकार से वो प्रश्न पीछे आ रहे हैं तो आप हल करते जाइए, ठीक ना। जैसे देख रहे हैं निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है, अभी बताए हैं कि NaOH एक प्रकार का क्षार तो है ही, लेकिन यह प्रबल क्षार है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है, तो NaOH। और यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस यह जो होता है आपका इनो जो पीते हैं, यानी कि इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसको भी आप याद रखिए। MgOH2 जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो आप इनो पीते हैं तो इनो में बहुत ही दुर्बल क्षार को डाला जाता है। दुर्बल क्षार को इसलिए डाला जाता है कि मान लीजिए आपको गैस चढ़ा है, गैस आपको बना है, अगर आप गैस को न्यूट्रल करने के लिए क्षार की जरूरत होती है। देखिए और भी क्वेश्चन समझते चलिए, आपको गैस बना है तो गैस का प्रकृति अम्लीय होता है, अब अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए अम्ल प्लस क्षार दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल कर लेते हैं। तो आपको गैस बना है, कितने मात्रा में बना है किसको क्या पता। अब आपको गैस बना है कम मात्रा में, हम लोग पिला दिए आपको प्रबल क्षार, तो गैस तो मतलब अम्लीयता तो खत्म हो जाएगा, अम्लीयता को ही गैस बनना कहते हैं, पेट की अम्लता को गैस बनना कहते हैं। यानी कि आपको गैस बना है, अम्लीयता है, आपको प्रबल क्षार दे दिया गया तो अम्लीयता तो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रबल क्षार दिया गया है, अम्ल का मात्रा खत्म और क्षार का मात्रा अधिका हो जाएगा, फिर आपके पेट में क्या होगा, क्षारीयता बढ़ जाएगा, फिर और प्रॉब्लम। तो इसीलिए आपके पेट में अम्लीयता को दूर करने के लिए दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए 10 के मात्रा में आपका अम्लीयता है, 2 का मात्रा में क्षार दिया गया तो थोड़ा आराम होगा आपको। तो इसीलिए देखिए ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा क्षार प्रबल है, तो ये प्रबल क्षार है, और ये एक दुर्बल क्षार है जिसको हम लोग इनो में यूज करते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इनो में यूज करने का कारण क्योंकि दुर्बल आपको दिया जाएगा, मान लीजिए आपको 10 के मात्रा में गैस बना है तो 2 के मात्रा वाला आपको क्षार दिया जाएगा, 2 का दिया जाएगा तो 8, 10 माइनस 2 8, यानी कि थोड़ा भी आराम हुआ ना। अब आपको 10 के मात्रा में अम्लीयता है, आपको 20 का मात्रा में क्षारीयता दे दिया गया, तो अम्ल तो पूरा खत्म हो गया भी, लेकिन क्षारीयता बढ़ जाएगा और फिर प्रॉब्लम आपका सॉल्व ही नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा मतलब
कम पावर का दावा भी आपको लोग दावा भी देखते हैं, लोग कम पावर के ही देते हैं कि कम पावर के लीजिए, भले से 5 बार लीजिए, लेकिन कम से कम धीरे धीरे तो ठीक होगा ना। तो इस प्रकार से आप ये भी समझ गए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनों में क्या उपयोग होता है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पीएच मान 14 वाला पदार्थ है। देखिए जो पीएच मान सबसे, देखिए हमारे जो पीएच पैमाना का जो खोज किए हैं सोरेनसन का पीएच पैमाना में आप देखिएगा तो एक से लेके और डॉट 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 करके 14 तक आपका उसमें अंक रहता है, एक और बीच में क्या रहता है आपका 0 रहता है, ठीक ना। अब इधर का जो होता है वो अम्ल होता है, एसिड होता है, और इधर जो होता है वो बेस यानी कि आपका क्षार होता है। अब देखिए एक से लेके यहाँ पे आप कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे 0 लिख दिए, यहाँ पे 7 होता है, इसको आप काट लीजिएगा 0 को, और इधर आपका 0 होता है, ये थोड़ा गलती है, इसको काट लीजिएगा। इधर 0 होता है, 0 से 7, 7 से 14, 0 से 7 के बीच में जितने भी हैं वो अम्ल होते हैं, और 7 से 14 के बीच में जितने होते हैं वो क्षार होते हैं। अब देखिए जो 0 और 1 के करीब, यानी कि वैसे तो एक ही माना जाता है, 0 शायद ही, बहुत 0 होगा तो बहुत अधिक हो जाएगा प्रबल। जो 1 होता है इधर वो होता है प्रबल, और जैसे जैसे इधर जाएगा दुर्बल होता जाएगा, यानी कि जो 6.8 के करीब आएगा वो दुर्बल अम्ल माना जाएगा। और इधर क्या होता है, जो 7.1 के करीब इधर का जो होता है वो दुर्बल होता है, और इधर बढ़ते 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 प्रबल, यानी कि इधर प्रबल और इसका इधर प्रबल हो जाएगा, इधर प्रबल और इधर दुर्बल, इसका इधर दुर्बल इधर प्रबल होता है। तो उसी प्रकार से दिया है कि पीएच मान 14 वाला पदार्थ है, तो जिसका 14 होगा तो एकदम बहुत ही ज्यादा प्रबल होगा ना, तो पीएच मान वाला प्रबल क्षार होगा। और प्रबल क्षार आप जैसा कि जानते हैं क्या होता है, NaOH, NaOH क्या होता है आपका प्रबल क्षार होता है। और ऑप्शन नंबर बी में आप देखिए NaOH को ही तो कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हिंदी में दे दिया है, बस केवल यही अंतर है। तो पीएच मान 14 वाला पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। 0 से लेके 7 के बीच अम्ल, 7 से लेके 14 के बीच क्षार, जिसका 1 से लेके या 0 से लेके 1 के बीच में 2 के बीच में रहता है उसको माना जाता है प्रबल अम्ल। और 7 के करीब जैसे जैसे चलते जाएंगे, जैसे मान लीजिए 6.8 वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। अब देखिए 7 के पास 7.2 7.4 इसे रहेगा तो आपका दुर्बल क्षार होगा, और जैसे ही 14 के करीब जाने लगेगा तो वो प्रबल क्षार हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो 14 के करीब है वो प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार आपका क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए अगला है साबुन में उपयुक्त होने वाला सामान्य क्षार है, यानी कि साबुन में वो कौन सा क्षार है जो उपयुक्त होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा NaOH। अब आप कहिएगा ये तो प्रबल क्षार है, तो देखिए प्रबल क्षार है तो मानते हैं प्रबल क्षार है, लेकिन आप इसको किस मात्रा में मिलाते हैं उस पर निर्भर करता है। प्रबल क्षार है आप 10 लीटर पानी में 1 बूंद मिलाइए तो क्या प्रबल क्षार रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अब प्रबल क्षार है 1 लीटर पानी में आधा लीटर मिला दीजिएगा तो प्रबल क्षारता अपना दिखाएगा ना। इसका या अब इसका भी कई साबुनों में इसका भी उपयोग होता है। तो आप देख लीजिए साबुन में प्रयुक्त होने वाला क्षार क्या है, यह है क्षार, और कहीं कहीं इसका भी उपयोग लोग करते हैं, ठीक ना। तो अगला प्रश्न हमारा है कि क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं या नहीं। देखिए अम्ल जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ये तो बेसिक बातें हैं। अम्ल अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, क्षार क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, इतना समझ में आया। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, इतना बात समझ में आया। यानी कि एक ही चीज से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि एक चीज अपने विपरीत वाला चीज से अभिक्रिया करता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से पूछा है क्षार धातु
क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्षार है, अब हमको ज्ञात करना है कि धातु ऑक्साइड अम्ल होता है या क्षार होता है। मान लीजिए धातु ऑक्साइड आपका क्षार होगा तो अब तो क्रिया नहीं करेगा, अम्ल होगा तब क्रिया करेगा, क्योंकि अम्ल क्षार से क्रिया करता है। तो देखिए धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हाइहो हो गया क्षार, हाइहो हो गया क्षार, क्षार क्षार से कब क्रिया करता है ना ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही होगा, क्रिया नहीं करेगा। अब यहीं पर आ जाता धातु के जगह पर अधातु, अधातु ऑक्साइड क्षार से क्रिया करेगा कि नहीं, तो करेगा। काहे कि अधातु ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, तो अम्ल क्षार से क्रिया करता है। तो इसका पूछा है, तो इसका क्या पूछा है, क्षार धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा कि नहीं। तो धात्विक ऑक्साइड आपका क्षारीय होता है, तो क्षार क्षार से क्रिया ना करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, नहीं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, यानी कि इनमें से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये बी सही होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये तो शायद खैर सूत्र था, आप याद कर सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसमें कुछ ज्यादा बताने वाला था नहीं। अगला देखिए, क्षार का स्पर्श कैसा होता है। स्पर्श मतलब छूना होता है। तो क्षार को अगर आप छुएंगे तो वो कैसा रहेगा, क्षार को अगर आप छुएंगे तो मतलब उसका स्पर्श आपको कैसा दिखाई देगा। तो क्षार जो होता है वो आपको चिकना दिखाई देगा, चिकना, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होता है, चिकना। अगला प्रश्न हमारा है कि आपको समझ में आया ये प्रश्न ना, छाल का स्पर्श कैसा होता है, यानी कि छाल को आप छुएगा तो आपको कैसा मतलब महसूस होगा, चिकना। देखिए आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, साबुन, आप साबुन यूज करते हैं, साबुन को कई कंपनियां बोलती हैं कि ना ये अम्लीय है ना ये क्षारीय है, लेकिन कई ये बोलती हैं कंपनियां, तो कहाँ ना बोलती हैं, लेकिन साबुन, कई साबुन होते हैं जो थर्ड क्वालिटी के होते हैं, या कैसे भी साबुन होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब साबुन को आप कहीं छूते हैं तो कैसा रहता है, मुलायम रहता है। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि साबुन का प्रकृति कैसा होता है भाई, क्षारीय होता है, क्षारीय। क्षारीय का आसपास मुलायम, साबुन का आसपास मुलायम। तो इस प्रकार से आपका मुलायम या आपका चिकना वही तो होता है। अगला है आपका, यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा, साफ होने में टाइम लग रहा है ना, तो इसको आप मैनेज करते रहिए। अगला है कि नमक का स्वाद कैसा होता है। अब ये बताने वाला बात है, ये तो आप ऑप्शन में कमेंट कर ही सकते हैं, ऑप्शन जो भी है आप इसका कमेंट करके उत्तर जरूर बताएं कि नमक का स्वाद कैसा होगा, क्योंकि ये तो हम ना बताने वाले भाई, आगे भी हम बता चुके हैं नमक का स्वाद कैसा होता है। और वैसे भी नमक का स्वाद आपको नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नमक का स्वाद कैसा होता है। ठीक, अगला है हमारा क्वेश्चन कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है। अब बताइए, ये भी हम लोग छोटे पर से रटते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है। ये भी एकदम बहुत ही आसान है, इसका भी आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड या हमारे चैनल पर और अन्य कई वीडियो से रिलेटेड प्रश्नों पर या वीडियो पर आपको कुछ सुझाव देना हो तो जरूर दीजिए। और जितने भी प्रश्न लिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को जांच कर त्रुटि रहित बनाया गया है, लेकिन फिर भी बताने में कुछ भी गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको सुधारने का कार्य अवश्य करें। ठीक, तो अगला प्रश्न है हमारा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आसान था। अगला है, आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड है और अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ये प्रश्न का कुछ तुक बनता नहीं। देखिए सोडियम क्लोराइड कैसा होता है, सोडियम क्लोराइड, देखिए ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़िए, ये फंसाता है क्वेश्चन, एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है आपको, इसीलिए प्रश्न को रटना नहीं, आपको ध्यान पूर्वक समझना है कि सोडियम क्लोराइड अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है।
तो सोडियम क्लोराइड का है एक प्रकार का लवण है। देखिए पीछे वाला का प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। सोडियम क्लोराइड क्या है आपका? लवण है। तो सोडियम क्लोराइड लवण। और अम्ल और क्षार किससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल, उदासीन हो जाएंगे। यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपका? उदासीन जल होता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड अम्ल क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? जल बनता है और ये लवण बनता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को रटना नहीं है, कोई भी प्रश्न हो कि कहीं से भी आप पढ़िए, रटना नहीं, समझिए। आप साइंस समझने का ही चीज है। आप एक बार समझ गए, आप उड़ाते चले जाइएगा, रटते रह जाइएगा, आपको वही क्वेश्चन आएगा तभी सही मारिएगा। अब इस इन सब क्वेश्चन में आप कहिएगा इससे तो कुछ पढ़े ही नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि सोडियम क्लोराइड लवण होता है भाई, अम्ल क्षार क्रिया करके उदासीन जल बनाते हैं। यानी कि जल और लवण, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? यानी कि इसमें ऑप्शन दिया है और कह रहा है कि कौन सा लवण जो है एक प्रकार का अम्लीय है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा NaCl। तो यह एक ऐसा लवण है जो अम्लीय होता है। अब अम्लीय आप कहिए कि खट्टा तो ना लगता है, तो देखिए ऐसा बात नहीं है। अम्लीय मतलब आप एकदम में खट्टा मत ले लीजिए। आम होता है ना, मैंगो, उसमें भी अम्ल ही होता है। तो आम का आपको खट्टा बस लगता है? आम पका आम खाइएगा तो मीठा लगेगा ना। तो अम्लीय कई प्रकार, अम्ल मतलब आप एकदम धारणा ऐसा ना बन लीजिए कि अम्ल मतलब खट्टे होता है, लेकिन थोड़ा भी तो खट्टा हो सकता है भाई। मतलब जिसमें 0.2 पॉइंट अम्ल हो तो वो नहीं अम्ल होगा, वो भी अम्ल होगा। और जिसमें 5 अम्ल हो वो भी अम्ल होगा। तो 5 वाला खैर ज्यादा खट्टा होगा, 0.2 वाला कम खट्टा होगा, लेकिन अम्ल तो होगा ना। तो उसी प्रकार से इसमें अम्लीय की मात्रा होती है। ठीक, अगला प्रश्न है 25 नंबर हमारा। 24 नंबर ऑप्शन ए सही हुआ था। अगला है हमारा कि बेकिंग सोडा। देखिए सोडा दो प्रकार के होते हैं, इसमें दिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब देखिए एक धावन सोडा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग मैंने पकाने वाला, ये खाने वाला सोडा भी कई बार बोल देते हैं। तो बेकिंग सोडा और एक धावन सोडा होता है। तो दिया है कि बेकिंग सोडा का आपका सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका सूत्र आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा NaHCO3। यानी कि बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। अगर धावन सोडा का सूत्र पूछे तो बस धावन सोडा में आपको यह H नहीं होता है और N के जगह पर 2 आपको होता है। आप समझे? देखिए इस प्रश्न का पहले आप उत्तर समझ लीजिए इसको। ये भी ऑप्शन है इन सभी में, अपने को अब ये पता चला, ठीक ना। तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, NaHCO3 बेकिंग सोडा का। लेकिन यही धावन सोडा का सूत्र पूछ ले तो धावन सोडा में H नहीं रहता है और N के जगह पर 2 आता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र यह है, धावन सोडा में H नहीं होता है और Na के इधर 2 आ जाता है। तो इस ऑप्शन में वह चीज है, यानी कि वह उत्तर है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बेकिंग सोडा का हो गया, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? देखिए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको देख के कई बार ऐसा देश का नाम आता है, क्योंकि देश है ना। तो देखिए इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम पड़ने का भी एक कारण है यह है कि जो प्लास्टर होता है, जब आपका हाथ को टूट जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन किसी का मान लीजिए, कुदरत का करिश्मा कौन जानता है, किसी का कुछ भी हो गया, तो जो वो सफेद रंग का आपका हाथ को सीधा करने के लिए, पैर जो भी आपका फ्रैक्चर हो जो भी हो, तो उसको सीधा करने के लिए जो आपका यूज होता है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। अब बात है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों उसका नाम रखा गया? क्योंकि भाई वह जो खोज हुआ था वो आपका पेरिस में खोज हुआ था, तो उसका नाम प्लास्टर, खोज हुआ भाई पेरिस में, तो नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों हुआ आपको पता चला। और दिया है कि सूत्र का होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। यही आपका सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो आपका उत्तर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होता है, CaSO4 इंटू
H2O। और दोस्तों आपको हमारे वीडियो देखने से पता चल रहा होगा कि क्या फायदा है। पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं कराया जा रहा है, आपको ये समझ को विकसित किया जा रहा है। देखिए अभी इसमें क्या बताया गया है, वैसे ही अन्य अभी एडवांस वाले प्रश्न आएंगे, उसमें और मजा आएगा समझाने में भी और आपको पढ़ने में भी। ठीक ना। अगला प्रश्न है, बस एक थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये धुंधला आ रहा है शुरू में। तो अगला हमारा प्रश्न है, देखिए अगला है कि निम्न में से कौन सा लवण क्षारीय है। तो इनमें से एक कौन सा है जो आपका क्षारीय है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा केसीएल। केसीएल एक प्रकार का क्षारीय है और इसका आप लोग उत्तर मान लीजिए, और है इसमें क्षारीय आपको और भी दिख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। ठीक ना। तो अगला प्रश्न है 27 नंबर हो गया, 28 नंबर कि लवण का पीएच मान निर्भर करता है। यानी कि लवणों का पीएच मान किस पर निर्भर करता है, इनके अम्ल और क्षार की प्रकृति पर। देखिए तो लवणों का जो पीएच मान होता है वो ऑप्शन नंबर ए के अनुसार इनके क्षार और अम्ल की प्रकृति या अम्ल और क्षार की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए अब इसको भी एक बार समझ लीजिए। देखिए कई प्रकार से आपको पूछता है, अभी देखे हैं पूछ देता है कि अम्लीय लवण कौन कौन है, या अम्लीय लवण कौन है, या क्षारीय लवण कौन है। तो ई का मतलब अवधारणा है कि अम्लीय लवण क्षारीय लवण, इसका मतलब क्या है इसको समझिए। देखिए मान लीजिए जैसा कि जानते हैं कि अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराया जाता है तो जल तो बनता ही है, साथ में लवण भी बनता है। लेकिन ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका क्षार का मात्रा, देखिए अम्ल है तो अम्ल ही ले लेते हैं, अम्ल का मात्रा आपका 5 है और क्षार का मात्रा आपका 7 है। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो जैसा कि पता है कि हई अम्ल का मात्रा है, ठीक, और हई क्षार का मात्रा है। क्षार का मात्रा आपका 2 अधिका है, यानी कि 5 गो अम्ल 5 गो क्षार मिलके न्यूट्रल और लवण बनाएंगे, लेकिन इसमें से निकलेगा 2, और ये 2 जौन है आपका क्षार है। माउस से कर रहे हैं हो नहीं पा रहा है, ठीक ना। इसको थोड़ा मैनेज करते रहिए, मैनेज ही करिए, ठीक ना। तो 2 आपका क्या हुआ, 2 आपका क्षार निकला। तो अगर जिसमें अम्ल का मात्रा कम क्षार का मात्रा अधिक हो, वो जो होता है लवण क्षारीय लवण होता है। आपको क्षारीय लवण समझ में आया। 5 अम्ल 7 क्षार, अभिक्रिया किया 5-5 से अभिक्रिया किया, इसमें से निकला 2 गो क्या निकला, तो 2 गो क्षार का निकला। तो जो हमारा लवण होगा वो क्षारीय लवण होगा। आपको समझ में आया, जो लवण होगा वो क्षारीय लवण होगा। तो इसी प्रकार से मान लीजिए इसका विपरीत, विपरीत मान लीजिए इसका, मान लीजिए 7 गो अम्ल है अब 5 गो क्षार है, तो क्या होगा, 5 गो अम्ल और 5 गो क्षार न्यूट्रल बनेगा, लेकिन क्षार का मात्रा 2 अधिक, सॉरी अम्ल का मात्रा 2 अधिक है, तो ये वाला जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण बनेगा। तो आप एक बार मोटा मोटी ये समझ लीजिए, यानी कि लमसम लमसम, कि अम्ल का मात्रा अधिक क्षार का मात्रा कम, अम्ल का मात्रा अधिक क्षार का मात्रा कम, अम्लीय लवण। अम्ल का मात्रा कम क्षार का मात्रा अधिक, क्षारीय लवण। यानी कि जिसका मात्रा अधिक होगा उसी प्रकार का आपका लवण तैयार होगा, ठीक ना। तो इसका तो खैर ऑप्शन ए नंबर होता है, इसके अम्ल और क्षार की प्रकृति पर निर्भर करता है कि लवण का पीएच मान क्या होगा। अभी समझ लें इसको। तो ये काफी बेहतरीन था, अच्छा था, मस्त था। अगला है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि CuSO4 का रंग कैसा होता है। यानी कि Cu जो होता है, SO4 जो होता है, CuSO4, इसका रंग आपको कैसे देखने को मिलता है, कैसा होता है। अगर आप इसको जल में घोलिएगा या ऐसे रखे रहिएगा तो इसका रंग कैसा होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा नीला, क्योंकि CuSO4 है इसका रंग आपका नीला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, नीला। अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न, क्योंकि ये 30वां प्रश्न है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। वाशिंग सोडा वही सोडा है जिसको हम लोग धामन सोडा कहते हैं।
तो इसका उत्तर हम लोग पिछले अभी पढ़े हैं। तो इसका उत्तर तो आप वो कहे भी थे कि कमेंट बॉक्स में बताइए, तो इसका भी उत्तर हम तो देने वाले हैं नहीं। आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा। और दोस्तों, आपको हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात अब हो रही है देखिए, हमारे चैनल पर इतिहास, इंस्टेंट हिस्ट्री जो कहते हैं ना, समकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सभी प्रकार के इतिहास हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। चैनल पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप वहां से इतिहास पढ़ सकते हैं। ये आपका वही केमिस्ट्री का टॉपिक चल दिया है। केमिस्ट्री का टॉपिक अब चलता रहेगा, भले से वीडियो थोड़ा लेट हो, यानी कि 7 दिन में लगभग दो दो यानी कि अधिक से अधिक 2 ही पढ़ेंगे, और या 3 आप ले लीजिए। 7 दिन में, प्रत्येक हफ्ता में 7 दिन में आपके 2 वीडियो आएंगे। और वो 2 वीडियो आपके, एक होगा इतिहास पर और एक होगा आपके केमिस्ट्री पर। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, जितने भी आपकी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी आपको कराए जाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से। केवल रटाया नहीं जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, ठीक ना, कि ये कैसे होते हैं। साइंस का तो एकदम चिंता छोड़ दीजिए, साइंस एकदम बेहतरीन तरीका से होगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या आपका बायो हो, बेहतरीन होगा। और इतिहास भी बहुत ही अच्छे तरीका से होगा और ट्रिक के साथ होगा। कुछ अन्य वीडियो में भी, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को एक चीज यहाँ पे कमजोरी दिखा आपको, जो है आपका लिखने का, क्योंकि माउस से भाई लिखा जा नहीं रहा है, माउस लिख कैसे सकते हैं। तो हो सकता है कि अगले समय में आपको लिखने का भी बंदोबस्त हो जाए, तो आपको एकदम मैथ भी हल कराया जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो अभी हम लोग इतिहास और केमिस्ट्री, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस पर फोकस कर रहे हैं। और आपको इतना प्रश्न सब कराया जाएगा, और जितने भी प्रश्न हैं वो ऐसा नहीं है ऐसे ही लेकर कराया जा रहा है। जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षाओं से रिलेटेड ही हैं। जो इतिहास के प्रश्न है, अब ये साइंस का प्रश्न है, तो साइंस का प्रश्न, साइंस देखिए, साइंस एक ऐसा विषय है कि आप ऐसे तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि साइंस में बहुत घुमाता है, आपको उसके बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो इसीलिए आपका जानकारी डेवलप हो, आपके लिए जानकारी सबसे ज्यादा से ज्यादा आप जानकारी ले पाए, इसीलिए आपको शुरुआती से एकदम एडवांस लेवल तक, बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जा रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपका किस पार्ट में कितना सही हुआ, और कौन सा पार्ट आपका जो है मतलब टॉपिक कमजोर है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।